हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस2 लेक्चर सीरीज का 31st नंबर लेक्चर है। आज हम लोग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये लेक्चर मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछला लेक्चर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिया था और वहाँ पे हमने वुमेन सेंट्रिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में होता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। छोटा-सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? आशा है कि आपने इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं उसको देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को खोलिए और उसके वीडियो देख लीजिए। चलिए आइए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनिशन क्या होता है। देखिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, सबसे पहले जानिए कि ये जो फीमेल लेबर फोर्स है वो क्या है। देखिए, फीमेल लेबर फोर्स एज़ अ परसेंटेज ऑफ total as a percentage of total show the extent of which women are active in लेबर फोर्स। मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो लेबर फोर्स में एक्टिव हैं, उनका ये परसेंटेज शो करता है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब ये जो लेबर फोर्स है दैट कंप्राइजेज एज जो है 15, मतलब 15 साल का एज से शुरू होता है एंड ओल्डर 15 साल या उससे अधिक। ठीक है, who supply labor for production of goods and services during the specified period। ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशन लिया है उसका सोर्स क्या है, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर डेटाबेस, वहीं से मैंने ये डेफिनेशन लिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है भारत में वो घट गया है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपने ये देखा होगा कि फीमेल लेबर फोर्स जो है भारत में वो घट करके कितना हो गया है, 19.2% 2001 में। ठीक है, 2001 में, सॉरी 2021 में, एक में नहीं 2021 में 19.21%। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो घट क्यों रही है। सबसे पहले उसका रीजन समझना आपको जरूरी है। देखिए, समझिए इस चीज को। सबसे पहला है लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। महिलाओं से रिलेटेड जॉब्स की अवेलेबिलिटी अभी भी कम है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, पेट्रियार्की है। ठीक है, पेट्रियार्की माइंडसेट होने की वजह से भी लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्या है, डुअल बर्डन। हाउस होल्ड का भी बर्डन है और बाहर भी काम करना है तो डुअल बर्डन हो जाता है हमको। ठीक है, इसीलिए ये चीज को समझिएगा कि लोअर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है। तीसरा है इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट द वुमन। ठीक है, बहुत सी ऐसी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है जो देखा गया है, पास्ट में आपने देखा होगा कई सारी ऐसे क्राइम है जो अगेंस्ट वुमन जो है देखी गई हैं। जैसे आपने देखा होगा रेप वगैरह की घटनाएं आए दिन बढ़ती चली जाती है। इवन निर्भया वाला कांड सुना होगा और भी बहुत सारे केसेस जो हैं हैदराबाद में हुआ। बहुत सारी केसेस जो अगेंस्ट वुमन जो है वो बढ़ गई हैं। इसकी वजह से भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है कम हो गया, लोग डरते हैं जॉब करने से। मतलब समझ रहे इस चीज़ को। विशाखा गाइडलाइन के बारे में आपने सुना होगा। विशाखा गाइडलाइंस क्यों हुआ था, क्योंकि वो क्या बताता है विशाखा गाइडलाइंस, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्क एरिया जो है आपका, वहाँ पे कुछ सुविधा होनी ज़रूरी है, वुमेन से रिलेटेड। तो ऐसी जो चीज़ें पढ़ेंगे आगे। अभी देखिए, अगला क्या है, अनइक्वल पे। अनइक्वल पे का मतलब ये हो जाता है कि पुरुषों को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, महिलाओं को कम, मतलब पेड जो है उनको लो किया जाता है। और क्या है, सीन एज स्टिग्मा, मतलब स्टीरियोटाइपिंग है सोसाइटी में कि महिला अगर काम करेगी तो मतलब कहते हैं ना कि बाप जो है वो बेटी का पैसा का खाना खा रहा है। इसको खराब मानते हैं, लेकिन ये गलत बात है। मतलब ये समझिए कि जो बाप है उसने पढ़ाया लिखाया बच्चे को पाला तो क्यों नहीं खाएगा भाई। थोड़ा सा सोच तो बदलो। बेटी है तो क्या होगा, बेटा बेटी में अंतर क्या है। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, बेटी का बहू का पैसा अगर कमाई अगर खा रहा है तो खाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने बहुत खिलाया है उसको पहले। ठीक है, और फ्री का नहीं खा रहा है, उसने उसको जन्म दिया है और पहले बहुत खिलाया है। ठीक है, तो ये सब चीज को समझना चाहिए, इसको स्टिग्मा की तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है टर्म ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ये क्या होता है ग्लास सीलिंग, समझते हैं। ग्लास सीलिंग का मतलब होता है किसी संस्था में अगर कोई वुमन जो है एज वर्क करती है तो वहां पे उसको एक पोस्ट के बाद प्रमोशन नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि इससे ऊपर वाला जो पोस्ट है ये इनके लिए नहीं है। सपोज कर लीजिए, जैसे मैनेजमेंट में देखा जाए तो सीईओ और जो हायर पोजीशन जो होता है जहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है, वो वाली पोस्ट जनरली वुमेन्स को नहीं दिए जाते हैं। बहुत कम आपको रेयर गिने चुने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जहाँ पे आज भी जो है वुमेन्स को ऐसे पोस्ट दिए जाते हैं। माना यह जाता है कि वुमेन्स को इससे अच्छा जो है मतलब मैनेजमेंट के सेंस में अगर देखें तो अच्छा मैनेजमेंट वो नहीं कर सकती। ये भी
कई बार लोग बोल देते हैं, लेकिन देखा जाए तो उल्टा है इसका, ना होम होम भी मैनेज करती है, बाहर भी मैनेज करती है, मैनेजमेंट तो उनका ज़्यादा अच्छा है। एनीवे, एक चीज़ और देखा जाता है कि वुमन जो है वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती, तो ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ें उसको नहीं दी जाती है जनरली। आप अभी भी अगर आपको मैं कहूँ कि एरोप्लेन उड़ाने वाली महिलाओं की संख्या आज भी कम है ना? तो इस सब चीज़ों में ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट आता है, यानी कि एक ऐसा लेवल है, उससे ऊपर महिलाओं को जनरली सर्विस नहीं दिया जाता है करने के लिए, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गया। अगला क्या टॉपिक, अगला मतलब पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ मैटरनिटी लीव्स एंड बेनिफिट्स। देखिए सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं मैटरनिटी लीव्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में। तो जब जो संस्थाएँ हैं वो जब जब उनको बारे में इनको पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, मैटरनिटी लीव्स और बेनिफिट्स जो मतलब वो तंग आ जाते हैं। बोलते हैं उससे अच्छा पुरुष को हम जो है हायर कर लेंगे। पुरुष को तो 9 महीने का छुट्टी नहीं ना देना पड़ेगा, 6 महीने का, जब वो प्रेग्नेंट होगा तो। मतलब महिला अगर प्रेग्नेंट होगी तो छुट्टी देना पड़ेगा, पुरुष तो प्रेग्नेंट होगा नहीं। समझ गए इस चीज़ को? तो ये सब चीज़ हो गया। बेनिफिट्स नहीं देना पड़ेगा, विशाखा गाइडलाइन वगैरह को ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो इस सब की वजह से भी जो है वो देना मतलब जो है वो एक तरीके से वो लोग घबराते हैं। आज के डेट में आप ये देखिए कि कई बार आवाज़ उठती है कि महिलाओं को जो है वो हर महीने जो 3-4 दिन जो है वो एक्स्ट्रा जो है छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं, तो उस टाइम में उनके उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इ इस सब चीज़ को भी जो है वो मतलब जो जो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो लोग कंसीडर करते हैं और पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं एक तरीके से, ठीक है? ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे क्या है? आगे है कि करियर ब्रेकअप आफ्टर मैरिज। देखिए जैसे ही मैरिज होगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, मोबिलिटी होगा उनका, तो उनका करियर जो है वो ब्रेक कर जाएगा। जहाँ पे जॉब कर रही थी, वहाँ पे जॉब उसको मिलेगा नहीं। और जब जहाँ नए जगह पे गई है, वहाँ पे उसको ढूँढने में उसको टाइम लगेगा। तो एक करियर ब्रेक भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है। एनएसएस जो है एनएसएसओ वो कहती है कि वुमन जो है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी वजह से भी जो है लो होता जा रहा है फीमेल जो है क्या कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये भी उनका एक कारण ये एनएसएस बताती है। अगला क्या है, लॉ द लैक ऑफ गार्डन सॉरी जेंडर रिलेटेड जो डेटा है, डेटा जो जेंडर रिलेटेड है वो उसकी कमी देखी गई है। तो एक चीज़ ये भी है। अगला क्या है, अगला है कि डिजिटल डिवाइड देखा गया है। 2021 में इंटरनेट यूजर जो है 2019 में देखा गया कि 67% मेल और 33% फीमेल जो है वो डिजिटल डिवाइड को मतलब डिजिटल डिवाइड की वजह से जो है वो अफेक्टेड है। मतलब ज़्यादा पुरुष इंटरनेट यूज़ करते हैं, महिलाएँ कम करती हैं, ठीक है? और क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। उनको मतलब जनरली टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, ऐसा भी माना जाता है। और डिसरप्शंस भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति महिला है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फीमेल जो है जो साइबर क्राइम वगैरह की अटैक हो जाती है। आजकल डीप फेक वगैरह चलने लगा है, तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन भी उसमें चलता है, ठीक है? ये भी मतलब एक इश्यू है इसका, ठीक है? और क्या है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 में भी ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा फीमेल फीमेल पे। तो इसमें एक पहला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि 19% फीमेल जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हुआ, फीमेल एम्प्लॉयमेंट 19% ओनली। ये आईएलओ का डाटा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। सिर्फ 19% फीमेल जो है एम्प्लॉयमेंट के काबिल मतलब एम्प्लॉयमेंट में देखी गई। कब? कोविड के टाइम पे। 9.5% लेस फीमेल एम्प्लॉयड इन अगस्त 2020 एज़ कंपेयर टू 2019 अगस्त, ठीक है? मतलब 9.5% कम लेडीज़ जो है वो एम्प्लॉयड की गई। दो 23.5% बिफोर कोविड, मतलब कोविड से पहले 23.5% थी, जबकि कोविड के बाद में ये घट गई, ठीक है? और क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसमें कहा कि इंडिया एट 112 प्लेस, मतलब 112वीं पोजीशन पे। अभी क्या है उसका पोजीशन जरा बताइए तो, करंट वाला एकदम, ठीक है? एकदम करंट वाला बताइएगा डेटा, ठीक है? बिकॉज़ 70 लाख इंडियन फीमेल ड्रॉप्ड आउट ऑफ वर्क, मतलब ये कोरोना की वजह से और चाहे किसी भी पर्सनल वजह से 70 लाख महिलाओं को ड्रॉप कर दिया गया, फीमेल जो वर्किंग थी उनको, ठीक है? तो ये भी जेंडर गैप देखा गया, ठीक है? आगे देखते हैं कि क्या है वे फॉरवर्ड फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। देखिए पहला है कि एक रिपोर्ट बनाया गया, एक रिपोर्ट है ये है मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, है ना? मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया कि इफ वुमन पार्टिसिपेट सेम एज मेन, इंडियन जो जीडीपी है दैट इज प्रोजेक्टेड ऑफ 2025 में कितना हो जाएगा, 60% इंक्रीज हो जाएगा। क्या कहा, किसने कहा? मैकिन्से ग्लोबल ने इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर जितना महिला जितना पुरुष सपोर्ट करता है, जितना पुरुष पार्टिसिपेट करता है, उतना अगर महिला करने लगे, तो भारत की जो जीडीपी है 2025 तक 60% से बढ़ जाएगी, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि फुल टाइम चाइल्ड केयर का भी व्यवस्था करना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्कीम, उसका भी ख़्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? वो चूँकि वो इनफ नहीं हुआ, ठीक है? वो इनफ नहीं हुआ, तो एक फुल टाइम चाइल्ड केयर जो है
उसको भी देखना पड़ेगा। साथ में ही संगिनी सेंटर जो बनाया गया है, संगिनी सेंटर, ये सेवा, सेवा के बारे में मैंने चर्चा कब की थी? जब हम एसएसजी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? इसका फुल फॉर्म लिखिए और उसको किसने बनाया, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? वरना इला बटा के मारेंगे आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संगिनी सेंटर जो है, सेवा सेवा संस्थान के द्वारा ये फुल डे केयर है, 0 से 5 साल तक के बच्चे को ये मतलब केयर करती है, ठीक है? संगिनी सेंटर बनाया गया है, ठीक है? तो ये भी एक वे फॉरवर्ड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जो भी डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है? इसके साथ ही जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसका नीड भी जो है बढ़ेगा और वो धीरे-धीरे अफोर्डेबल भी हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो जाएगा, मतलब इसको किए जाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अफोर्डेबल गैजेट्स का उपलब्धता भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग। फ्लेक्सिबल वर्किंग का मतलब हो गया कि वर्क फ्रॉम होम मिले उनको, ठीक है? मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिले, ताकि बराबर-बराबर जो है वो बच्चे का केयर जो है पुरुष भी और महिला भी कर सकें, और साथ में राइट टू चॉइस ऑफ वर्क एंड वर्क प्लेस, ये भी उनको मिले, कहाँ पे वो काम करें, किस जगह पे काम करें, कैसा काम करें, उसको भी जो है उनको अधिकार हो चूज़ करने का। साथ में और क्या मिला, फिज़ल इंसेंटिव्स, साथ में पैसा का जो है चाहे बोनस वगैरह मिले, लोअर इनकम जो टैक्स है फॉर वुमन लगाया जाए, ठीक है? इनकम टैक्स कम महिलाओं को लगाया जाए, इस तरीके का कुछ व्यवस्था किया जाना ज़रूरी है, ठीक है? और क्या है, वुमन जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको इनकरेज किए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता देखी जा रही है, ठीक है? ये भी एक वे फॉरवर्ड है इसका। अगला क्या है? अगला ये है कि प्रायोरिटाइजिंग द जेंडर स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जो भी जेंडर स्टैटिस्टिक्स है, उसको प्रायोरिटाइज़ करने की आवश्यकता है। मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन वुमन करके एक इनिशिएटिव आया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन से, यूनाइटेड नेशन वुमन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका 2016 का है ये। उन्होंने मतलब वो क्या कहा, मेकिंग एवरी वुमन एंड गर्ल काउंट। तो इसमें ये इंश्योर करते हैं और ये मतलब ये प्रायोरिटाइज करते हैं जेंडर डेटा को, ठीक है? कहते हैं कि रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एंड कंपेरेबल जेंडर स्टैटिक्स एंड एक्सेसिबल डेटा, ऐसा जो एक्सेसिबल और कहते हैं कि कंपेरेबल जेंडर स्टैटिक्स को ये लोग लेकर के आते हैं, जिससे क्वालिटी और मतलब उनका जो उनका जो क्षमता है मेल के कि क्या कहेंगे कंपैरिजन में उसको कंपेयर करने लायक कुछ ऐसा डेटा लेकर के ये लोग आते हैं। मेकिंग एवरी वुमन एंड गर्ल काउंट 2016 का है ये, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से ये वे फॉरवर्ड था। देखिए, छोटा-सा लेक्चर है, जो इस लेक्चर में आपको मैंने बताया है उसको आप पॉज़ करके नोट ज़रूर बना लीजिएगा। साथ ही जो कन्क्लूज़न है वो अपने हिसाब से भी आप लिखिएगा। जो कुछ भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उसको। और एक चीज़ और, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये वर्ल्ड बैंक का एक चीज़ है, एक लाइन वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, डेफिनिशन कुछ दिया उन्होंने, कुछ फैक्ट बताए, उसको आप नहीं तो छाप लीजिएगा। क्या है? No country can develop and achieve its full potential if half of its population is locked in non-remunerative, less progressive, मतलब less productive and non-economic activities. So, so labor force participation is नीड ऑफ रिसेंट टाइम। बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है? इस चीज़ को आप कंप्लीटली समझ गए। तो जो लोग नहीं समझे, हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा देता हूँ। देखिए, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो डेवलप हो सकती है या फिर अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकती है यदि उसका आधा पॉपुलेशन जो है लॉक हो जाए किस चीज़ में, जहाँ पे पैसा नहीं मिलता है ऐसे वर्क में, जो प्रोडक्टिव ना हो ऐसे वर्क में, जहाँ पे किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो वैसे वर्क में। तो ये कहना है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है? तो मतलब ऐसा वर्क जहाँ पे पैसा वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, महिला है, वो खेत में काम करे, अपने खेत में काम, उसको तो कोई प्रोडक्टिविटी मतलब इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम कीजिए जहाँ पे कुछ उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसके लिए कुछ रिम्यूनरेशन उसको मिले, कुछ प्रोडक्टिव उसका हो। तो ये सच कहना है किसका, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। छोटा-सा लेक्चर है, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ये इसको स्कैन करके जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए और मतलब टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और साथ में जल्दी-जल्दी नोटिफ़िकेशन पाइए और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, बहुत सारे इसका, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बस टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।